हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज मैंने 20 क्वेश्चन लिया है दोस्तों। एकदम 20 के 20 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों। उम्मीद मानिए अगर इस ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो इसमें से उम्मीद मानिए कि 3 से 4 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका फंस सकता है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों ज़बरदस्त मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका एनालिसिस भी देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपका 15 सही हो जाए। अगर 15 आपका सही हो जाता है तो उम्मीद मानिए एकदम आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम टीचर आप बन जाएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। इसी तरह प्यार देते रहिए भी दोस्तों, आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज 21 नंबर से 40 नंबर तक देखेंगे क्वेश्चन, तो कुल कितने हो जाएंगे? 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है। देख रहे हैं ना पहला ही क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना लास्ट तक देखिए, एकदम सभी जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, फेनसांग, ओलाब्रूनी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सब लोग गलती करेंगे, एकदम गलती करेंगे, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलाब्रूनी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ओलाब्रूनी ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी किताब उल हिंद, एक लिखी थी तारीख अल हिंद, ठीक ना। तारीख अल हिंद, ठीक है। तो तारीख अल हिंद, लास्ट में आप देखिए हिंद है। हिंद मतलब भारत की बात हो रहा है, ठीक ना। हिंद मतलब भारत की बात हो रहा है। और तारीख अल हिंद का अर्थ ही होता है दोस्तों भारत का इतिहास, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि ओलाब्रूनी ने ही लिखी थी। भारत का सबसे पहले विदेशी इतिहासकार था जिसने भारत के बारे में लिखा था। ये किसके साथ आया था दोस्तों? इंडिया, याद रखिएगा। मेगास्थनी कर रहे हैं ओलाब्रूनी। ओलाब्रूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। महमूद गजनवी के दरबार में नहीं, महमूद गजनवी के साथ रहता था। तो महमूद गजनवी के साथ ही दोस्तों भारत आया था, ठीक है। याद रखिएगा। मेगास्थनीज के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। मेगास्थनीज ने किसकी पुस्तक लिखी है? इंडिका की पुस्तक लिखी है। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका लिखा है। इंडिका में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, मौर्य साम्राज्य का। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लिखने में परेशानी हो रही है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर की फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है दोस्तों? फेडरल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लॉर्ड राइस, डायसी, केसी हियर या फाउन। किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है केसी हियर की रचना है, ठीक ना। 23 नंबर देखते हैं। नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद मार्क्स से, लेनिन से, माओ से कि हिटलर से? किससे है दोस्तों? देख रहे हैं ना क्वेश्चन मैं जबरदस्त लाया हूँ, ठीक ना। तो नाजीवाद किससे संबंधित है? हिटलर से संबंधित है दोस्तों। हिटलर का जितना भी नियम होता है नियम था, ठीक ना, जितने भी इसके अंडर आते थे नियम, वो नाजीवाद से ही संबंधित रखता था, ठीक है। तो नाजीवाद किससे संबंधित है? हिटलर से संबंधित है। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर है कि किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? किसने कहा था? लिंकन ने, लॉस्की ने, मॉस्को ने कि गार्नर ने? किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने ये शब्द कहा था। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक ना। 16वें राष्ट्रपति थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्ग किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों कि भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर, सिंचित व असिंचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि व बंजर भूमि के आधार पर, कि उपयुक्त सभी के आधार पर। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण किया गया था, ठीक है ना। भूमि का वर्गीकरण किया गया था गुप्तोत्तर काल में। अगला देते हैं 26 नंबर कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ऑप्शन है रूसो, हॉब्स, लॉक या बोदा। इसकी रचना है दोस्तों, तो ये रूसो की रचना है, ठीक ना। ये रूसो की रचना है। अगला देते हैं, देखिए अगला भी क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? अब अगर पढ़े होंगे ना तो इसको थोड़ा सा रिलेट करके आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
कनिष्क कि अशोक की समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा अशोक। देखिए आप पढ़े होंगे दोस्तों कि अशोक का उपनाम क्या था? देवनाम प्रिय इसको भी कहा जाता था, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय इसको कहा जाता था, ठीक ना। कई जगह मिला कि देवनाम प्रिय। एक और नाम मिलता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पियदसी, ठीक ना, पियदसी। ये मैं बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, पियदसी। पियदसी किसे कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। और पियदसी का अर्थ होता है दोस्तों कि देव का प्यारा, देव का प्यारा इसका अर्थ होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये सभी। तो इसी से नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय किसे कहा जाता था? तो ये अशोक को कहा जाता था। उम्मीद करते हैं कि एकदम क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हुआ, ठीक ना। अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? प्लेटो की रचना कौन नहीं है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन। जरूरी नहीं है कि प्लेटो को सब आप प्लेटो का सब रचना आपका याद रहे, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन अच्छा दिया है, एकदम आप इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का आंसर? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, ठीक ना। राजनीति किसकी रचना है? तो ये अरस्तु की रचना है। आप जानते होंगे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, तो ये किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है, ठीक ना। बाकी सब तीनों ये प्लेटो की रचना है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, ठीक ना। 29 देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? किसी राष्ट्र के नागरिकों की आय, स्वदेशी पूंजी से उत्पादन माल, किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय, या किसी राष्ट्र के कुटीर एवं लघु उद्योग द्वारा उत्पन्न वस्तुएं एवं सेवाएं। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय, ठीक ना। अगला देते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? हाब्स का, लॉक का, कि रूसो का, कि ग्रीन का? किसका रचना है दोस्तों 30 का? 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रूसो की रचना है, ठीक है, रूसो की रचना है। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह, सामान्य लोगों की अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा स्वतंत्रता बचाने की अंतिम प्रयास। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? देखिए ये सभी तो ये कारण ही है, सभी क्या है? कारण है। 1857 की क्रांति के कारण है। पहला है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, ये भी ठीक है। सैनिक विद्रोह, ये भी ठीक है। सामान्य लोगों की अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास, ये भी ठीक है। लेकिन कह रहा है कि प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख पूछ रहा था, प्रमुख क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से सबसे मेन कौन है, ठीक ना। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों कि स्थानीय जो सामंत थे राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था, ठीक ना। अगला देते हैं 32 नंबर कि सन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। यानी किसके द्वारा की गई थी? देख रहे हैं ना क्वेश्चन मैं जबरदस्त लाया हूँ, ठीक ना। क्या हो जाएगा 32 का आंसर? ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, कि विलियम डेवी द्वारा। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने की थी इसकी स्थापना, ठीक ना। कब की थी ये भी याद रखिएगा, 1784 ईस्वी में। पुस्तक याद रखिएगा इसका नाम कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक ना। 33 देखते हैं, 33 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? मार्क्स का नाम सुने होंगे, ठीक ना, बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो किसकी रचना की है? देख रहे हैं क्वेश्चन, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रीजन एंड रेवोल्यूशन। देख रहे हैं ना, ये दो ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन लग रहा है कि एक ही है। ऐसे एग्जाम में भी पूछता है। क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पॉवर्टी एंड फिलोसफी। पॉवर्टी पहले है, ठीक ना। तो पॉवर्टी एंड फिलोसफी किसकी रचना है? मार्क्स की रचना है। अगला देते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, ठीक ना। सत्य कथन बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, साधन कीमत प्रभाव बराबर उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव।
तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव बराबर साधन कीमत प्रभाव प्लस उत्पादन प्रभाव। एक क्वेश्चन हार्ड भी रहता है, एक दो क्वेश्चन हार्ड भी रहता है एग्जाम में, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। उत्पादन प्रभाव बराबर साधन कीमत प्रभाव प्लस तकनीक प्रतिस्थापन प्रभाव। ये उपयुक्त सभी असत्य है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सत्य है, तो देखिए दोस्तों 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सत्य है, ठीक ना। 35 देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर ये आपके लिए प्लस पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको गलती मत करिएगा, ठीक ना। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1959, सन 1947, सन 1945, सन 1949। क्या हो जाएगा 35 का आंसर? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1949 में, 1949 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इंकलाब का नारा किसका था? देख रहे हैं ना क्वेश्चन, कहेंगे कि आप ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं इसका स्टार बताऊंगा दोस्तों, इसको याद रखेगा, वो ज़रूर पूछ सकता है, ठीक ना। तो इंकलाब नारा किसका था दोस्तों? ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये भी प्लस पॉइंट वाला क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। क्या हो जाएगा 36 का आंसर दोस्तों? तो 36 का आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह का नारा था, ठीक ना। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। लेकिन दोस्तों ये नारा किसने लिखा था अपनी कलम से? याद रखिएगा, एकदम नाम भी मेन है, ठीक ना। हसरत मोहानी, नाम सुने होंगे आप, हसरत मोहानी, ठीक ना। एकदम नाम याद रखिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम में न पूछे दोस्तों कि इंकलाब नारा किसने दिया किसका था, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है कि इंकलाब नारा किसने लिखा था, तो हसरत मोहानी याद ज़रूर रखिएगा। अगला देते हैं 37 नंबर। मैं कह रहा हूँ कि एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देखिए। पहला कि बंगाल के विभाजन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, साइमन कमीशन के बाद। अब इस क्वेश्चन का जवाब वही दे सकता है जिसको थोड़ा बहुत डेट याद रहे, ठीक ना। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक ना। सूरत अधिवेशन में हुआ था, उस समय अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो 1907 के लगभग देख रहे हैं कि कौन ऑप्शन है। तब बंगाल के विभाजन के बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा, इसके बाद कर रहा है, जबकि 1907 में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अगला देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भी नहीं होगा, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन के बाद ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर पहला हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के बाद यानी 1905 के बाद 1907 में दोस्तों, 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा, देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में पूछता है। 38 देखिए क्वेश्चन कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही है, वह स्थिति जब फर्म लाभ हानि उठा रही है, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न ही हानि हो रही हो। इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों 38 का आंसर? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ और न ही हानि हो रही है। याद रखिएगा, ब्रेक इवन। लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं, एक और क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? सीधा मतलब कि प्रति व्यक्ति आय किस तरह निकलता है, सूत्र पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कार्यशील जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है राष्ट्रीय की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल रोजगार से, कि राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है आयकर से प्राप्त आय से। क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को जब राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं ना, तब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसे करने से रोका न जाए। इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, कानूनी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले कानूनी तो होगा नहीं, क्योंकि वो अपने मर्जी से कर रहा है कि उसे करने के लिए रोका न जाए। सकारात्मक भी नहीं होगा, सकारात्मक उसे कहते हैं जो किसी के लिए लाभ के लिए किया जाए, ठीक ना। तो वो अपने मन से कर रहा है, तो अपने मन से कर रहा है तो आपको बंदी भी बना सकता है, आपको गोली भी उड़ा सकता है, ठीक ना। तो ये नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, ठीक ना। नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अपने आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।